नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल तीर तर्कश में। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूं एक विशेष कड़ी लेकर 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। आज जब हम 76 वर्ष पूरे करके 77वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, तो एक इस अवसर पर यह जरूरी हो जाता है कि हम झांक कर देखें लोकतंत्र के निर्माण और उसकी मूल भावना की ओर। यदि हम भारत के वर्तमान इतिहास पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि 1757 में अंग्रेज यहां पर आए और आखिरकार भारतीयों के कड़े संघर्ष के बाद 1947 में यानी लगभग 200 साल बाद इस देश को आजादी मिली, अंग्रेजों को जाना पड़ा। आजाद तो हम 15 अगस्त 1947 को हो गए, लेकिन हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 26 नवंबर 1950 को संविधान बनकर के हमने अपने आप को लोकार्पित एवं आत्मार्पित कर दिया। यदि हम संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा मुख्य रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सभापतित्व में गठित की गई। इसमें से यदि हम 5 सबसे बड़े नामों की चर्चा करें तो इसमें खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं BN राव का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा को एक दिशा दिखाई, वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसे विचार दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता के तत्व को सबसे ज्यादा महत्व दिया संविधान सभा की बैठकों में, जबकि BN राव ने कानूनी प्रारूप तैयार करने में भारी मदद की। यदि हम भारतीय संविधान पर एक नजर डालें तो दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करने के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनकर के सामने आया। इस संविधान की यदि हम बात करते हैं तो मूल रूप से जो इसकी हस्तलिखित प्रति है, इसमें 1,46,000 शब्द हैं और 251 पृष्ठों में इसको कुल मिलाकर लिखा गया है। कुल 395 अनुच्छेद थे, जबकि आज इसमें 448 अनुच्छेद हैं और ये कुल 25 भागों में विभक्त किया गया है। इस संविधान को जब तैयार किया गया तो इसको चित्रात्मक, इसके सुंदर चित्र बनाने का काम किया शांति निकेतन के नंदलाल बोस ने, जिन्होंने इसका कोई पारिश्रमिक नहीं लिया। जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो सवाल उठा किस प्रकार का संविधान बनाया जाए। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत विविधताओं का महासागर है, इसलिए इसमें हमें हर समाज से संबंधित बात को ध्यान में रखते हुए एक विविध आयामी संविधान तैयार करना होगा। और उन्होंने इस दिशा में ठोस कार्य करते हुए ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व और कनाडा से संघीय ढांचा लिया। उसको फिर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप ढाल करके कानूनी रूप या संवैधानिक रूप दिया गया, यानी भारी खून पसीने से बुद्धि लगाते हुए संविधान तैयार किया गया। यदि हम संविधान की मूल भावना की बात करें तो इस संविधान की मूल भावना में जब हम जाते हैं तो इसमें मुख्य रूप से है समानता, स्वतंत्रता, न्याय, संवैधानिक नैतिकता और साथ ही साथ आरक्षण और संरक्षण। ये हमारे संविधान की मूल आत्मा है। साथ ही साथ हमारा संविधान ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर जाने की प्रवृत्ति रखता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ये संविधान तैयार किया तो उन्होंने कहा था कि यहाँ एक बड़ी विचित्र विसंगति हमारे कानून, हमारे संविधान में दिखाई देगी। वो ये है कि भारतीय समाज तो अलोकतांत्रिक ढांचे के साथ चलता है, जबकि राजनीति को हम लोकतांत्रिक ढांचे से चलाते हैं। यदि
अच्छे लोग आगे आएंगे, राजनीति में आएंगे, तभी ये संविधान अपनी मूल भावनाओं के अनुरूप चल पाएगा। और आज अंबेडकर का ये वाक्य बिल्कुल सही, सटीक और सच भी सिद्ध हो रहा है। जब भारतीय संविधान तैयार हुआ तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सपना देखा था कि ये समानता और न्याय के साथ आगे बढ़ेगा, देश में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लंबे समय तक ये संविधान बिल्कुल स्मूथली चला, लेकिन उसके बाद संविधान में संशोधन की भरमार लग गई। जहां पर संविधान में मूल रूप से मौलिक अधिकार शामिल किए गए थे, उस समय कर्तव्यों की कोई बात इसमें शामिल नहीं थी। हालांकि नीति निर्देशक तत्व सरकार या शासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाते थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसमें नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का भी समावेश किया गया। उसके बाद भारतीय राजनीति में बड़ी उठापटक का एक दौर आया और भारतीय संविधान, जिसको कि एक लचीला संविधान माना जाता है, जिसमें लौच है, उसका फायदा उठाते हुए संविधान में राजनीतिक निहितार्थों के चलते हुए बहुत सारे संशोधन किए गए। हालांकि बहुत सारे संशोधन जन भावना या राष्ट्रहित के साथ भी इसमें किए गए, ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें नागरिकों के कर्तव्य भी जोड़ दिए गए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या कर्तव्य केवल नागरिकों के होने चाहिए, नेताओं के नहीं होने चाहिए? क्या जवाबदेही केवल नागरिकों की होनी चाहिए, नेताओं की, अधिकारियों की, तंत्र की, शासन की, प्रशासन की जवाबदेही इसमें नहीं होनी चाहिए? यदि होनी चाहिए तो फिर हम वर्तमान में जो रूप देख रहे हैं संविधान का, जिस प्रकार से उसका उपयोग किया जा रहा है, इसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। एक बार फिर से डॉक्टर अंबेडकर को मैं कोट करना चाहूंगा, यहाँ उनका एक उदाहरण के रूप में देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि संविधान भले ही कितना भी अच्छा हो, लेकिन यदि उसको चलाने वाले, उसको क्रियान्वित करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो फिर ये एक अच्छा लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। और आज ये बात कहते हुए थोड़ी सी शर्मिंदगी का एहसास होता है। भले ही हम नारों में अपने देश को विश्व गुरु होने की बात करें, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने की बात करें, इसका प्रचार करें, हम ये कहें कि हमारी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा तेज गति के साथ, जीडीपी बहुत तेज गति के साथ बढ़ रही है, हम ये कहें कि भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है और चौथी या पांचवी रैंक उसको ऊपर से मिल रही है, लेकिन एक बात सोचने वाली है, यदि इतने सारे हसीन ख्वाब, इतने सारे हरे हरे सपने फूले हैं, फले हैं, तो फिर आम आदमी की हालत अच्छी क्यों नहीं है? हम प्रति व्यक्ति आय की जब बात करते हैं, एक एवरेज निकालते हैं और कहते हैं कि हमारी वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति वार्षिक आय लगातार बढ़ रही है। जी हाँ, बढ़ रही है, लेकिन उस आय का वितरण कैसा है? एक तरफ अरबपति हमारे देश में है, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो आज भी गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं, जिन्हें 2 वक्त का खाना भी, पूरी तरीके से पौष्टिक खाना भी उपलब्ध नहीं है। एक खास शहर में प्रदूषित पानी पीने से वहां के बच्चों की मृत्यु जब हो जाती है, तो फिर आज के संपन्न गणतंत्र दिवस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान तो खड़ा होगा, और ये निशान खड़ा हो रहा है। न्यायपालिका, संसद, चुनाव आयोग, मीडिया और जांच एजेंसियों को हमारे संविधान ने स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की बात की थी, लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूं, क्या आज ऐसा है? न्यायपालिका में लाखों मामले लंबित हैं। एक निर्णय निचली अदालत से कुछ और आता है, सेशन में जाकर कुछ और हो जाता है, उच्च न्यायालय में जाते जाते कुछ और हो जाता है, किसी को सजा हो जाती है और उच्चतम न्यायालय में वही अभियुक्त छूट जाता है।
तो इसका मतलब क्या है? क्यों हो रहा है सत्यमेव जयते के उद्घोष के नीचे ही असत्यमेव जयते का ऐसा कृत्य? क्या वजह है? जानना होगा। यदि गणतंत्र को बचाना है तो जानना होगा। बात करते हैं जांच एजेंसियों की, जिन पर हर सरकार के समय में सवाल उठते आए हैं। और ये सवाल अप्रासंगिक नहीं है, ये सवाल गलत नहीं है। कोई भी सरकार आती है, कोई भी दल सत्ता में आता है, कोई भी अधिकार संपन्न व्यक्ति ऊंची पद पर पहुंचता है, तो फिर जांच एजेंसियों का उपयोग किस तरीके से किया जाता है अपने फायदे के लिए, विपक्षियों को प्रताड़ित करने के लिए, ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यदि ये सच है, जो कि सच है, तो फिर गणतंत्र दिवस पर एक बहुत बड़ा सवाल तो खड़ा होता है। इससे भी आगे आ जाते हैं, मीडिया को कहा जाता है लोकतंत्र का चौथा खंभा। यानी हम कह सकते हैं व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बाद न्यायपालिका ही मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन आज मीडिया पर नजर डालें तो कहीं गोदी मीडिया है, कहीं विरोधी मीडिया है। निष्पक्षता कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही है। ऐसी क्या वजह है कि राजनीति में चुनाव और साथ ही साथ मीडिया चैनल संपन्न लोगों के हाथ में ही सिमट कर क्यों रह गए हैं? कुछ तो बात है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला तो चल रहा है। और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है हमारे लोकतंत्र की मूल भावना। चुनाव आयोग पर पहली बार कोई प्रश्न नहीं उठे हैं, केवल अभी नहीं उठे हैं, बहुत समय पहले से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। लेकिन जितने जोर शोर के साथ, जितने तर्कों के साथ अब चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शक या संदेह की एक लकीर तो खींची जाती दिखाई देती है। इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। लोकतंत्र की खास बात होती है, जब तक आप सत्ता में होते हैं आप देवता होते हैं, लेकिन सत्ता से निकलने के बाद आपका दूसरा रूप सामने आ जाता है। हर सरकार को ये बात ध्यान में रखनी होगी और हमें यानी गण को छोड़नी होगी। हर तरीके की कशमकश खुलकर रखनी होगी, अपनी बातें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सावधानी के साथ हमें उपयोग में लाना सीखना होगा। हमें सीखना होगा सरकार कैसे चुननी है, सरकार कैसे चलानी है और सरकार से काम कैसे करानी है। यदि हम ये सब कर पाते हैं तो दूर हो जाएंगी हर तरीके की कशमकश। फिलहाल आप देखते रहिए चैनल तीर तरकश।